हेलो दोस्तों। आज के हमारे इस मैथ्स के सेशन में हम औसत के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने 4 टॉपिक पर वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, औसत के बारे में जानना चालू करते हैं। औसत क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। औसत मतलब कि समस्त आंकड़ों का योग बटे समस्त आंकड़ों की संख्या। अब इसको कैसे समझेंगे? जैसे आपको पूछ दिया है 1 2 3 4 5 का औसत क्या है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? समस्त आंकड़ों का योग बटे समस्त आंकड़ों की संख्या। तो योग कैसे करेंगे? ये देखिए, योग किया हमने 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ये हो गया समस्त आंकड़ों का योग बटे में समस्त आंकड़ों की संख्या। कितनी संख्या है यहाँ पर? संख्या की संख्या कितनी है? 5 है। ठीक है, यहाँ पर कितनी संख्या है? 5 संख्या दी है तो 5 लिख दिया। इसको सॉल्व किया तो आया 3। तो ये 3 क्या है? यही इस संख्याओं का औसत है, 3। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं एक छोटा सा ट्रिक। औसत का अर्थ समझिए। औसत का अर्थ होता है मध्यमान। मतलब कि यदि अगर आपको कोई संख्या दी हुई है, जैसे हम इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, 1 2 3 4 5 का औसत हमको पूछा है, तो हमने एक तो तरीका ये है कि ऐसा सॉल्व कर लिया। दूसरा चीज़ ये कि हम इसको समझें ये क्या बोलना चाह रहा है। औसत मतलब का होता है मध्यमान। मध्यमान मतलब जो संख्या हमको दी गई है उसके मध्य की वैल्यू। तो इस ये 1 2 3 4 5 जो दिया है, इसके मध्य की वैल्यू क्या है? 3 है। तो इसका औसत क्या होगा? 3 होगा। तो ये है ना डायरेक्ट ट्रिक आपके लिए। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है, आपको औसत बनाने में बहुत काम आएगी। अच्छा, ये ट्रिक कब काम आएगी? जब आपको कोई संख्या क्रम में दी हुई हो। क्रम में कैसे? जब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 ऐसा दिया हुआ है, ये प्राकृतिक संख्या है, 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पर देखिए लगातार दी हुई है, मतलब कि अगर क्रम में कोई संख्या दी हुई है आपको, तभी इसी तरीके से आपको मध्य की संख्या को लेनी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है 5 10 15 20 25। इसमें देखिए 5 5 का अंतर है, 5 10 15 20 25 में। तो हमने क्या किया, इसकी बीच की संख्या ले ली। इसमें 5 संख्या दी हुई थी, तो हमने क्या किया, बीच की संख्या को ले लिया है। तो ये 15 क्या होगा? इसका औसत होगा। ठीक है। अच्छा, औसत निकालने का एक और तरीका होता है, इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं, जिसको हम ट्रिक एक और ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है। यदि कोई संख्या क्रम में चल रही है, मतलब कि क्रम में मतलब कि जैसे कि ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 या 5 10 15 20 25, मतलब एक ही क्रम में दिया हुआ है, तो उसके पहले और अंतिम संख्या को जोड़कर उसको आधा कर दें तो उसका औसत निकल जाता है। अब ये कैसे बोल रहा है? जैसे कि हमको ये संख्या क्रम में दी हुई थी 1 2 3 4 5 और पूछा है इसका औसत क्या होगा, तो हम क्या करेंगे? 1 प्लस, अब ये 1 क्यों लिए? क्योंकि ये प्रथम संख्या है। अंतिम संख्या 5 बटे 2, आधा कर दो। 5 और 1 कितना होता है? 6 बटे 2, और 6 बटे 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। तो 3 क्या होगा? इसका औसत होगा। इस तरीके से भी आप औसत को निकाल सकते हैं। आप इसमें भी देख लीजिए, 5 10 15 20 25 जब दिए हैं सेकंड वाले जो एग्जाम्पल है, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो प्रारंभिक संख्या कितनी है? 5, और अंतिम संख्या कितनी है? 25। तो यहाँ 25 ले लिया, बटे आधा कर दो। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 बटे 2। आंसर कितना आ जाएगा? 15। हमारा आंसर कितना आया है? 15। मतलब औसत निकल गया। इस तरीके से भी आप औसत निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम थोड़ा और क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो सकें। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, यदि 20 संख्याओं का औसत 525 है, हाँ, और प्रत्येक संख्या में 4 का गुणा किया जाए तो औसत कितना होगा? अब ये क्या दिया है? कोई 20 संख्या है जिसकी वैल्यू हमको नहीं दी है, लेकिन ये दिया है कि 20 संख्याएं हैं और उसका औसत का मान दे दिया है हमको 525। तो प्रत्येक संख्या में 4 का गुणा किया जाए तो औसत कितना होगा?
ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको पूछा जाएगा तो आप थोड़ा सा ध्यान दें कि इस ऐसे टाइप की कोई भी क्वेश्चन में चाहे 4 का गुणा करें ऐसा दिया है, या 4 का भाग करें, या 4 घटा दें, या 4 जोड़ दें, ऐसा करके कोई भी अगर आपको बोला जाता है, केवल 4 नहीं, कोई भी चीज़ का गुणा करने, भाग करने, घटाने या जोड़ने को कहा जाए, ठीक है, तो इन सभी संख्या में आप 20 संख्या में तो जोड़ रहे हैं, तो इसका प्रभाव औसत पर पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल पड़ेगा। तो जो प्रभाव आप इन संख्याओं के साथ कर रहे हैं वही सेम प्रभाव औसत के साथ भी पड़ेगा। आप इस चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि 20 संख्याओं का औसत इतना है, प्रत्येक संख्या में 4 का गुणा करने बोल रहा है, मतलब ये जो 20 संख्या है ना, इसके हर संख्या में 4-4 का गुणा करने को कह रहा है, तो उसका औसत कितना होगा ये पूछा है। तो जाहिर सी बात है हम औसत जो है ना उसमें भी 4 का गुणा कर देंगे। हमारा औसत कितना है? 525 है। अब हम इसमें भी 4 का गुणा कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2100। यही हमारा औसत होगा, अगला औसत जो वो पूछ रहा है हमको। अगर 4 का गुणा प्रत्येक संख्या में कर दें तो उसका औसत इतना आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि 20 संख्या का औसत 525 है और बोला है प्रत्येक संख्या में यदि 4 का भाग किया जाए ऐसा दिया होता, 4 का भाग किया जाए दिया होता, तो हम क्या करते? इसमें चलो 5 का भाग किया जाए ऐसा दिया होता, ठीक है, क्वेश्चन इजी करने के लिए हम 5 ले लिए, ठीक है। यदि 20 संख्या का औसत हमको इतना दिया है और प्रत्येक संख्या में 5 का भाग किया जाए तो अगला औसत हमारा कितना होगा ये पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे? जब प्रत्येक संख्या में 5 का भाग कर रहे हैं तो औसत में भी 5 का भाग होगा, यानी 525 करो डिवाइडेड बाई 5 कर दो। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 105, 105 आएगा अगला औसत हमारा। अगर सभी संख्याओं को 5 से भाग कर दिया जाए, उन 20 संख्याओं को 5 से भाग कर दिया जाए तो उसका औसत कितना होगा? 105 होगा। ठीक है, ये समझ में आया? अगला पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि 9 संख्याओं का औसत 20.5 है। यदि पहली 5 संख्या का औसत 22 है और अंतिम 5 संख्या का औसत 18 है तो पहला और अंत की सामान्य माध्य संख्या क्या होगी? मतलब औसत ही पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले हम ये समझेंगे कि दिया क्या है। तो दिया है 9 संख्या का औसत, कितना दिया है? 20.5 दिया है। उसके बाद पहली 5 संख्या का औसत दिया है 20, लिख लिया, पहली 5 संख्या का औसत 20। दूसरी 5 संख्या मतलब कि अंतिम 5 संख्या मतलब आने वाली अगली 5 संख्या, तो अगली 5 संख्या का औसत कितना? 18 औसत है, इसलिए 2 से भाग कर दिया, दोनों को जोड़ा है इसीलिए। एक तो ये संख्या हो गई, एक ये संख्या हो गई, दोनों को जोड़ दिया तो 10 संख्या निकल गई। 10 संख्या का औसत कितना? 40/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 आया। तो अब हमको 2 चीज़ें पता चल गई यहाँ पर। क्या क्या पता चल गई? पहला ये कि 9 संख्याओं का जो औसत है वो 20.5 है और जो 10 संख्या का औसत जो है वो 20 है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि जब 9 संख्याओं का औसत निकाल रहे थे तो 20.5 था, ज़्यादा था। जब 10वीं संख्या को जोड़ा गया, उसमें 10 संख्याओं का औसत को जोड़ा गया, औसत निकाला गया, तो उनका औसत आ गया 20। तो कितने की कमी आ गई इसमें? 0.5 की कमी आ गई, 0.5 की कमी आ गई, ठीक है। 0.5 की कमी आ गई। कितने में कमी आई? 9 संख्याओं में कमी आई, क्योंकि 10वें में तो 20 औसत है, ठीक है, 9 संख्याओं में। तो इसका गुणा 9 के साथ कर देंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जब संख्याओं में कोई संख्या का गुणा, भाग या माइनस किया जाए, जो भी कुछ किया जाए तो वो औसत पे भी होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? औसत में माइनस हुआ है, औसत में माइनस, तो संख्याओं में माइनस होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं। संख्याओं में कितनी संख्या है? 9 संख्या है, तो 9 से इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। तो आ गया -4.5 आ गया, ठीक है, -4.5 आ गया। अब देखिए, अब ध्यान देना है कि
यहाँ पर कितनी संख्या है, 10वीं संख्या का औसत कितना है, 20 है, और 9 संख्याओं में कितनी की कमी आई, ये 4.5 की कमी आई है ना। तो दोनों को हम जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 15.5, यही हमारा औसत होगा। ठीक है, अगला समझते हैं। हमको क्वेश्चन दिया है, जैसे लगातार 5 संख्या का औसत हमको 25 दिया है, हमको संख्या नहीं पता, लगातार कोई संख्या है उसका औसत हमको 35 दिया है, और औसत में क्या बदलाव होगा जब संख्या में 5 का भाग कर दिया जाए। मतलब 5 संख्या लिया, चाहे x लो, x कुछ भी ले लो, x, x+1, x2, x3, ऐसा करके 5 संख्या है समझ जाओ। ठीक है, x5, ठीक है, ये 5 संख्या है। इन 5 संख्या का औसत कितना दिया है, 35 दिया है। मतलब इसको बटे 5 कर देंगे तो औसत कहलाएगा ये। इस सबको प्लस कर दो, ठीक है, ये सबको प्लस कर दो, तो प्लस करेंगे तो ये औसत कितना 35 होगा बोल रहा है। तो अब क्या बोल रहा है, औसत में मतलब इसमें क्या बदलाव किया जाए, जब क्या बदलाव होगा जब संख्या में 5 का भाग कर देंगे, ये सभी संख्याओं में 5-5 का भाग कर देंगे। पिछला ही क्वेश्चन टाइप का है, पहले हमने क्या पढ़ा है, जब संख्याओं में 5-5 का भाग करेंगे तो उसके औसत में भी 5-5 का भाग कर देंगे, सीधी सी बात है। तो 35/5 कर देंगे, इसमें आंसर हमको मिल गया 7। ठीक है, ये हो गया, ये समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, 8 के प्रथम 5 बहुगुणकों का औसत क्या होगा। अब ये बहुगुणक मतलब होता है मल्टीपल्स, ठीक है, इसके मल्टीपल्स यानी पहाड़ा समझ जाओ। ठीक है, 8 के प्रथम 5 बहुगुणकों का औसत ज्ञात करने बोल रहा है। तो 8 का प्रथम 5 बहुगुणक क्या होगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, ये बोला है प्रथम 5 बहुगुणकों का औसत को ज्ञात करना है। तो हमको तो एक सीक्वेंस में मिला है, सभी में 8-8 का डिफरेंस है, यानी कि एक क्रम में दिया हुआ है। इसको हम शॉर्टकट फार्मूला से बना सकते हैं, शॉर्टकट ट्रिक लगा के बना सकते हैं, सीधे सीधे बीच की संख्या ही उसका औसत होगा। तो हम सीधा बोल सकते हैं 24 होगा इसका औसत। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछ भी चुका है एग्जाम में। ठीक है, 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। तो इसमें याद रखने वाली बात ये है कि आपको हमेशा याद रखना है 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या आते हैं, पहली बात तो ये याद रखना। तो 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या आते हैं, 15। ठीक है, उसी तरीके से 50 से 100 के बीच कितने अभाज्य संख्या आते हैं, 10। और टोटल आपको 1 से 100 के बीच अच्छा अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी, ऐसा पूछा जाए तो इसकी संख्या कितनी होगी, 25 होगी। 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या आती है, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, ये प्रश्न आपको ऐसे पूछा गया था, जिस एग्ज़ाम में पूछा था उसमें ऐसे पूछा था कि 50 से 100 के बीच कितने अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। मतलब 50 से 100 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या आएगी उसका औसत क्या होगा, ये पूछा था। तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्या को लिख लो, और लिखने के बाद सभी को जोड़ दो, और जितनी संख्या आएंगी, मतलब 10 संख्या आएंगी, 10 अभाज्य संख्या है तो उसको 10 से भाग कर देना। तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसके औसत को याद रखें। याद कैसे रखेंगे, 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या का औसत 21.86 आता है, ये याद रखेंगे। और 50 से 100 अभाज्य संख्या जो है इसका औसत 73.2 आता है, ये याद रखेंगे। या दूसरा टेक्निक ये है कि सभी अभाज्य संख्या को लिखिए और लिख करके जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद उसको उतनी ही संख्या से भाग कर दीजिए, आपका औसत निकल आएगा। ठीक है, या फिर इसको याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चरवाहे ने 12 भेड़ तथा 8 बकरी कुल 18,600 रुपये में खरीदा।
यदि एक भेड़ का औसत मूल्य 1260 रुपये हो तो एक बकरी का औसत मूल्य क्या होगा। अब देखिए हमको क्या क्या दिया है इसको याद रखिए। 12 भेड़ है, 8 बकरी है और इसका कुल मूल्य दिया है हमको 18,600। ठीक है। एक भेड़ का औसत मूल्य भी दिया है। एक भेड़ का औसत मूल्य मतलब कि 12 भेड़ वो खरीदा है और उसका औसत निकाला है तो 1260 आता है। ये हमको क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में हमको ये भी पूछ रहा है कि एक बकरी का औसत मूल्य क्या होगा। तो बकरी का जितना है मतलब 8 बकरी है, इसको हम लोग इसका औसत निकाल लेंगे। इसका औसत निकालेंगे तो वही हमको पूछ रहा है। ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए इसमें हमको क्या क्या दिया था। 12 भेड़ का मूल्य दिया था। कितना दिया था। एक भेड़ का कीमत 1260 रुपये दिया था। तो 12 भेड़ का कीमत, ये पूरे 12 भेड़ का कीमत हम निकाल लिए। 8 बकरी का मूल्य हमको पता है। कैसे पता होगा। 18,600 रुपया 12 भेड़ और 8 बकरी का मूल्य है, मतलब कुल मूल्य है। और हमने किसका 12 भेड़ का कीमत निकाल लिया है। तो कुल मूल्य में 12 भेड़ को माइनस करेंगे तो 8 बकरी ही तो बच जाएगी। माइनस कर दो तो 3,480 रुपया का बकरी होगा 8 बकरी का कीमत। तो हमको क्या पूछा है, एक बकरी की कीमत यहाँ पर पूछा है ना। एक बकरी की कीमत यहाँ पर ये देखिए। तो एक बकरी कैसे करेंगे। तो 3480 जो निकला है हमारा 3,480, उसमें 8 का डिवाइड कर देंगे तो एक बकरी की कीमत निकल जाएगा। एक बकरी की कीमत हो जाएगा 435 रुपये। यही यहाँ पर पूछा है। ठीक है। अगला देखते हैं। एक कक्षा में 32 छात्रों का औसत भार इतना किलो है, मतलब 40.5 किलो है। कितने छात्रों का। 32 छात्र का। अध्यापक को सम्मिलित करने पर औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है, यानी आधा किलो बढ़ जाता है। आधा केजी। ठीक है। आधा केजी बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार ज्ञात करना है आपको। ठीक है। तो अब देखिए पहले तो 32 छात्र थे तो उसका औसत भार कितना था 40.5। ये तो क्वेश्चन में ही दिया है। जब अध्यापक को जोड़ दिया तो कितने लोग हो गए 33 लोग हो गए। ठीक है। तो इसका औसत भार कितना बढ़ जाएगा, ये आधा किलो बढ़ जाएगा बोल रहे हैं। तो बढ़ा दो। सबसे पहले तो हमको क्या दिया है 32 व्यक्तियों का, छात्रों का किलो दिया हुआ है। औसत भार 40.5। अब आधा किलो जो है सभी लोग में बढ़ गया तो सभी लोग मतलब 33 लोग। 33 लोग में आधा आधा किलो जब बढ़ेगा तो 16.5 हो जाएगा। ये 16.5 किलो ये केजी हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए यहाँ सॉल्व किए हैं 16.5 केजी। अब पहले कितने थे 32 लोग का कितना बोल रहे हैं 40.5, दोनों को जोड़ देंगे 57 केजी आ जाएगा। ठीक है। अब कुछ लोगों को यहाँ पर डाउट होगा कि भाई हम यहाँ पर 33 लोग लिए, लेकिन इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हम बनाए थे, ये वाला क्वेश्चन, इसमें जो है 9 लोगों के लिए हमने बनाया था यहाँ पर। तो थोड़ा सा ध्यान ये देना है आपको कि यहाँ पर बदलाव कितने लोगों के में आया था 0.5 जो कम हुआ था वो कितने लोगों में हुआ था 9 लोगों को में कम हुआ था। और यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं इसमें जो है कितने लोगों का जो चेंजेस हुआ है, ये आधा किलो कितने लोगों का बढ़ा है 33 लोगों में बढ़ा है। इसलिए हम इसको ऐसा बनाए हैं। ठीक है। दोनों में ये अंतर है। अगला देखते हैं। देखिए 8 व्यक्ति की एक समिति में 35 वर्ष तथा 45 वर्ष के 2 सदस्य के स्थान पर 2 स्त्रियों को लाए जाने पर समिति के सदस्य के औसत आयु में 2 वर्षों की वृद्धि हो जाती है। तो इन 2 स्त्रियों का औसत आयु हमको ज्ञात करना है। तो देखिए हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। पहले चीज़ तो ये हम देख लेते हैं। हमको 8 व्यक्ति दिया हुआ है, समिति में 8 व्यक्ति ये दिया है और 2 व्यक्ति को हमने निकाला 35 और 45 साल निकाल रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगा हमको, है ना। तो हम पहले तो इनको रख लेते हैं 35 और 45 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 10
80 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 80 हो गया। अब ये तो कितने हो गए, ये इसको हटाया गया है, इस समिति से इतने को हटाया गया है, तो चेंजेस क्या हुआ है भाई, 80 किलो का तो हटाए हैं हमने, इसके अलावा 2 स्त्रियों को उसमें लाया गया है, ठीक है, 2 स्त्रियों को लाए हैं, तो परिवर्तन क्या हुआ, वो 8 व्यक्ति में सभी की 2 किलो वृद्धि हो गई, ये बोल रहा है वो, सभी में 2 किलो क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो पहली बात तो ये कि वो 80 किलो को तो आप जोड़ोगे ही, और उन महिलाओं को लाने से और क्या चेंजेस हुए हैं, 2 किलो सबका बढ़ गया, तो सबका 2 किलो बढ़ा मतलब 8 व्यक्ति का 2-2 किलो बढ़ा मतलब 16 हो गया, तो इसमें 16 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 96 किलो। तो टोटल 96 किलो जो है, इतना केजी जो है वो रिप्लेसमेंट हुआ, ठीक है। अब औसत पूछ रहे हैं, तो औसत में मतलब 2 का भाग कर देंगे, क्योंकि 2 व्यक्तियों को हटाया गया है वहाँ पर और 2 स्त्रियों को लाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से भाग कर देंगे, आ जाएगा 48, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, इतना औसत आएगा, औसत वर्ष, ठीक है, आयु, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 24 छात्र में 6 की औसत ऊंचाई 1 मीटर 15 सेंटीमीटर है, 8 की औसत ऊंचाई 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर, और जितने और बच गए उसकी ऊंचाई जो है 1 मीटर और 11 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है सभी की औसत ऊंचाई क्या है, ये ज्ञात करो। तो भाई हमको टुकड़ों में चीज़ें दे दी है, सबको जोड़ के लिख देने का है। कैसे जोड़ देंगे, पहला देखो 6 जने का दिया हुआ है, तो 6 जने का कितना ऊंचाई दिया है, 11 मीटर 15 सेंटीमीटर, 1 मीटर 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर, ठीक है। तो उसको 6 से गुणा कर देंगे तो ये आ गया 6.9 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर में आएगा ना, ये आंसर मीटर में आएगा, हम मीटर में बना रहे हैं, 1.15 मीटर में आया है ये, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा क्या बोल रहा है, 1.05 मीटर इंटू 8, क्योंकि 8 व्यक्तियों का औसत ऊंचाई बोल रहा है इतना, है ना। तो 8.4 मीटर आ गया। उसी तरीके से 1.11 मीटर, बच कितने गए थे, कुल कुल कितने थे, 24, 24 में अभी तक कितने लोगों का वो दिया था, 8 और 6 लोगों का, तो 8 और 6 जोड़ेंगे 14 हो गया, इसमें माइनस कर दो, आ गए 10 लोग बच गए, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 लोग, ठीक है। तो 10 लोगों का जब निकालेंगे तो आ जाएगा 11.1 मीटर। अब जब इसका कुल बोला है, कुल, तो कुल में क्या सबको जोड़ देंगे, और क्या सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 26.4 मीटर। अब ये जो 26.4 मीटर आया है, ये किसका है, ये है कुल उसकी ऊंचाई है, ठीक है। अब हमको औसत ऊंचाई चाहिए सभी लोगों का, तो कितने लोग हैं इन लोग, 24 लोग हैं, इसको 24 से भाग कर दीजिए, 24 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1.10, इतना मीटर जो है इसका औसत ऊंचाई आ जाएगा, ठीक है, यही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, 7 वर्ष पूर्व शादी के समय एक व्यक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, एग्ज़ाम में, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व शादी के एक समय में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की आयु जो है वो 25 वर्ष थी। यहाँ क्या बोल रहा है, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति और उसकी पत्नी जो है, इसकी औसत कितनी है बोल रहा है, ये बोल रहा है 25 वर्ष थी आयु, इतना बोल रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या बोल रहा है, अब मतलब 7 वर्ष बाद, ठीक है। अब पति पत्नी और एक बच्चे की आयु 22 वर्ष है बोल रहा है। तो अब क्या बोल रहा है, मेल फीमेल और उसका जो बेबी है, ये तीनों मिला करके कितने वर्ष के हैं,
22 वर्ष बोल रहा है, ठीक है, 22 वर्ष के हैं। तो बच्चे की आयु कितनी होगी, मतलब आज के डेट में बच्चे की आयु कितनी होगी। तो अब देखिए यहाँ से हमको चीज़ें पता चल सकती है क्या, ये 2 को ट्रांसफ़र कर लो भाई, देखिए ये 2 जो दिया है इसको इधर ट्रांसफ़र कर लो, ये 3 जो है इसको इधर ट्रांसफ़र कर लो। तो ट्रांसफ़र करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, ठीक है, ये हो जाएगा 50। और ये कितना हो जाएगा, ये 3 से गुणा कर लो, 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेल और फीमेल का जब आप निकाले तो आया 50 वर्ष, और मेल फीमेल और बेबी तीनों का जब निकाले तो आया 66 वर्ष। ये 7 वर्ष पहले का है, ये 7 वर्ष बाद का है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए, देखिए यहाँ पर हमने ये निकाल लिया था 50 वर्ष, और ये निकाल लिया था मेल फीमेल का, ये 66 वर्ष निकाल लिया था, दोनों निकाल लिया था। अब ध्यान देने वाली बात है कि 7 वर्ष पहले ये जो 50 वर्ष निकला है, तो जब वो 7 साल बाद देखेंगे तो 7 साल बाद महिला और ये जो पुरुष है ये भी तो 7-7 साल बढ़ेंगे ना, 7-7 साल बढ़ेंगे। तो पहले 50 साल के थे ये, लेकिन जब 7-7 साल बढ़ेंगे तो 7 दूनी कितना हो गया, 14, दोनों के आयु में 14 साल और बढ़ जाएगा 7 साल बाद में, ठीक है, ये क्लियर है। सॉरी। अब देखिए मैंने क्या कहा, मैं एक बार और बोल देता हूँ। 7 वर्ष पूर्व 50 साल के थे महिला और पुरुष, जब मैं 7 साल बाद की बात करूँगा तो उसका बच्चा पैदा हो गया, तो वो उस बच्चा जो पैदा हुआ है उस टाइम पे उसकी उम्र के बारे में हम लोग पूछ रहे हैं। तो जब 7 साल बाद हम देखेंगे तो मेल जो है वो भी 7 साल बड़ा हो जाएगा, फीमेल जो है वो भी 7 साल की और बड़ी हो जाएगी जितनी भी उम्र होगी। तो 7 दूनी 14 हुआ कि नहीं, 14, 14 और प्लस कितना कर देंगे 50, क्योंकि 7 साल पहले दोनों की उम्र 50 साल की थी, दोनों को जोड़ देंगे तो मेल और फीमेल की उम्र क्या हो जाएगी 7 साल बाद में, यानी वर्तमान स्थिति में 64 वर्ष की हो जाएगी, ठीक है। और हमने वर्तमान स्थिति में मेल फीमेल और बेबी का दोनों का वर्ष कितना ज्ञात किया था, 66 ज्ञात किया था। तो भाई हम दोनों को माइनस कर देंगे तो बेबी की उम्र निकल जाएगा कि नहीं, यह मेल दिया है और फीमेल और बेबी दिया है, तो ये तीनों का देखिए इसमें इन दोनों को माइनस कर देंगे हम, दोनों इक्वेशन को, इसको और इसको, दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेबी का उम्र निकल जाएगा यहाँ से, है ना। तो बेबी का कैसे निकलेगा, 66 माइनस 64, इसको कर देंगे तो 2 साल आ जाएगा, 2 वर्ष आएगा ये बेबी का उम्र, ठीक है। ये समझ में आया, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए 6 सदस्य एक परिवार की औसत आयु 27 वर्ष है। अब 6 सदस्य बोल रहा है जिसकी औसत आयु कितनी है, 27 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष है, जो उन सदस्यों में सबसे छोटा सदस्य है उस सदस्य की आयु जो है वो 7 वर्ष दिया गया है। परिवार के अन्य सदस्यों की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्मदिन पर क्या थी, मतलब सबसे छोटा सदस्य पैदा हुआ उस टाइम क्या थी औसत आयु। तो हमको ये इनडायरेक्टली बोल रहा है 7 वर्ष पीछे जाओ, कहने का मतलब, ठीक है। तो अब देखिए 6 सदस्य की बात किए तो हमको 27 वर्ष तो दिया ही हुआ है, ठीक है। जब 6 सदस्य की बात किए तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि 6 सदस्यों का औसत बोल रहा है तो 6 से भाग करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 162 वर्ष, मतलब 6 सदस्यों की वर्षों का कुल जब निकालेंगे तो 162 वर्ष आ रहा है, योग जब देखेंगे तो, ठीक है। 6 सदस्यों का वर्षों का योग जो है उसको देखेंगे तो 162 वर्ष आ रहा है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, उस छोटे बच्चे की, जो सबसे छोटा बच्चा है उसके जो जन्म है उस टाइम को बोल रहा है, मतलब 7 वर्ष पूर्व सदस्य की आयु पूछ रहा है। तो हमको 7 गुणित 6 सदस्य हैं, ये तो 7 से गुणा करना पड़ेगा, जितने सदस्य है उतने वर्ष वो जो 7 वर्ष है उसको गुणा कर देंगे, तो 7 छक्के 42, ठीक है। 42 को घटा देंगे भाई 162 में,
क्योंकि ये 7 वर्ष पूर्व बोल रहा है, मतलब कि कम होंगे। 42 वर्ष की उम्र जो होगी वो कम होगी इन सदस्यों की। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो आ गया 120। ठीक है, तो छोटा सदस्य उस टाइम तो था नहीं, जाहिर सी बात है, उसको बर्थ की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम था नहीं, तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। हमारा आंसर कितना आया था? 120 वर्ष आया था। ठीक है, इसमें अब हम 6 सदस्य नहीं गिन रहे हैं, यहाँ पर कितने सदस्य गिन रहे हैं? 5 सदस्य। तो 5 सदस्य को जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 24 वर्ष। तो ये जो सदस्य हैं उनका औसत जो वर्ष है, आयु जो है वो 24 वर्ष की होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखने लायक है। ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आप हमेशा एग्जाम में देखे होंगे कि 100 तक सम प्राकृतिक संख्या का औसत कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, सम प्राकृतिक संख्या। अभी हमने स्टार्टिंग जब किए थे औसत का, तो हमने पढ़ा था कि यदि कोई क्रम में कोई संख्या दी हुई होगी तो उसके अंतिम और पहले जो है उसको हम लोग प्लस करके उसकी औसत को निकालते थे। कैसे कैसे निकालते थे? जैसे सम प्राकृतिक संख्या बोला है तो 2, 4, 6 डैश 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 कहाँ तक बोला है? 100 तक, यही बोला है। तो इसका प्रथम प्राकृतिक संख्या जो हम लिखे हैं सम प्राकृतिक संख्या, उसका प्रथम पद 2 है, अंतिम पद 100 है। हम इसी को तो निकालते थे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाई 2। वही किए हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये प्रथम पद हो गया, ये अंतिम पद हो गया, डिवाइडेड बाई 2 आ गया 51। यही इसका औसत होगा। अब यहाँ पर अगर आपको दिया होता कि 1 से 100 तक के प्राकृतिक संख्या का औसत कितना होगा, अगर ये देता तो आप क्या करते? तो 1 से लेके 100 तक की प्राकृतिक संख्या को लिखते ऐसे करके 100 तक की। ठीक है, यहाँ पर प्रथम पद क्या है? 1 है, और अंतिम पद क्या है? 100 है। तो हम इसको जोड़ देंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 101 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 0 दशमलव, ये देखो 5, ये देखो इसको काट लेंगे, 2 एकम 2 हो गया, 2 पंचे 10, उसके बाद 0, फिर 2 पंचे 10, 50.5 आ जाएगा इसका औसत वैल्यू। ठीक है, तो इसी तरीके से मान लो यहाँ पर विषम संख्या दिया होता तब क्या करते? विषम संख्या दिया होता तो विषम संख्या को लिख लेते, 1, 3, 5, 7 से लेकर के 100 तक की विषम संख्या बोला है, तो 100 तक की विषम संख्या क्या आ जाएगी? 99 आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना 100 को नहीं लेना है, विषम संख्या बोला है यहाँ पर, तो हमको 100 नहीं लेना है। ठीक है, 99 आ गया। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या है? ये अंतिम पद क्या है? 99 है। तो 1 + 99 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100। 100 में 100 को 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 50। तो विषम प्राकृतिक संख्या के का औसत अगर आपको पूछे 1 से 100 तक के, तो उनके औसत क्या निकलेगा? 50 निकलेगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर स्क्वायर दिया है, देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर से लेके 7 का स्क्वायर। अब इसको पूछा स्क्वायर का औसत हमको पूछा है। तो यहाँ देखिए, हमने इससे पहले जो वीडियो हमने पढ़ाया था आपको, उस वीडियो में एक फार्मूला बताया था। प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का फार्मूला हम बताए थे, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ये फार्मूला हमने आपको बताया था। ये क्या बताया था? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला, मतलब 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ऐसा करके प्राकृतिक संख्या के वर्गों का स्क्वायर जो होता है उसके बारे में हमने आपको बताया था, ये फार्मूला। ठीक है, तो ये फार्मूला से हम इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे इसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये फार्मूला लगा लिया। फार्मूला लगाने के बाद में ये देखिए, ये फार्मूला लग गया। उसके बाद देखिए, इस फार्मूला में पुट कर देंगे। n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू यहाँ पर 7 है। क्यों? क्योंकि ये देखो आखिरी संख्या क्या है? 7 है। ठीक है, आखिरी संख्या क्या है? 7 है। क्या हो गया ये? ठीक है,
ये देखिए यहाँ पर आखिरी संख्या क्या है, 7 है, तो n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 7 और उसको सॉल्व कर देंगे, ये आ गया 140। अब ये 140 क्या है, ये प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग है, योग, ठीक है। लेकिन हमको प्रश्न में क्या निकालना है, इतने का औसत पूछा है, तो जो योग है उससे बटे कर देंगे, कितना जितनी संख्या होगी उतना को बटे कर देंगे। तो यहाँ 7 संख्या है यहाँ पर, है ना, 1 से लेके 7 तक, तो जो 140 है बटे 7 कर देंगे, आ जाएगा आंसर 20, ठीक है। इस तरीके से ये भी बन जाएगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपको एक ठोक और दिया हुआ है, देखिए n, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 का औसत कितना होगा, सभी को जोड़ दीजिए, जोड़ के इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, इतना औसत होगा, जितनी संख्या है उतना बटे कर देंगे, ठीक है। ये तो इजी है, आप बना लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब एक फॉर्मूला थोड़ा सा देखते हैं इसमें, एक नया फॉर्मूला। माना कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किलोमीटर से आगे जा रहा है और उसी दूरी को y किलोमीटर से वो वापस आता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है औसत चाल निकालने का, ठीक है। तो औसत चाल उसका क्या हो जाएगा, 2xy अपॉन x+y। अब ये जो डायरेक्टली सॉल्व होता है, औसत चाल का फॉर्मूला है। क्वेश्चन जब आपको आएगा तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डायरेक्टली ये फार्मूला से सॉल्व होता है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा क्वेश्चन इसके जगह पर अपन देख लेंगे, ठीक है। तो पहले तो इसको समझ लेते हैं एक क्वेश्चन देख करके कैसे बनता है ये। अब देखिए क्वेश्चन से डायरेक्ट इसको समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा हमको, ठीक है। देखिए एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से ए से बी स्थान तक के 65 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से जा रहा है। अब बी से ए वापस आ रहा है, गया ना, उसी रोड में वापस आ रहा है, कितने चाल से वापस आ रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आ रहा है। तो पूरी यात्रा का औसत चाल बताइए। इसका फार्मूला तो यही है, हमने अभी देखा, 2xy अपॉन x+y। इसमें फार्मूला में रख देंगे 65 × 60 और नीचे में 65 + 60 सॉल्व कर देंगे। ये तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा इसको समझने वाली बात इसमें तो है नहीं, ठीक है। तो ये देख लिया हमने। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, इसको आप बना करके देखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप घर में बना करके देखिए, सेम वही जो भी हमने पढ़ा, वही एक्स वाई वाला जो इक्वेशन है, फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला इस पर लगेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया, देखो एक व्यक्ति चढ़ाई ए से बी तक के स्कूटर द्वारा 24 किलोमीटर पर आवर की गति से जाकर वापस आता है और वापसी में 36 किलोमीटर की गति से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। 24 और 36 रख देने का है, सॉल्व कर देने का है, ठीक है। उसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखिए, ये टाइप आपको आ जाएगा, ठीक है, आप घर में बनाइए, आ जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए और बी का औसत हमको पूछा है, ये दिया हुआ है और बोल रहा है एन का मान ज्ञात कीजिए। अब ये देखने से ऐसा लगता है कि ये हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप कैसे आसान क्वेश्चन है इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए हमको क्या बोला है, ए और बी का औसत बोला है, तो a/b लिख सकते हैं क्या इसको, a+b/2 बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि औसत बोला है, a+b का औसत। औसत बराबर है कितने, इतने के, तो यहाँ पर इतने के बराबर लिख दो। अब ये क्या आपको इक्वेशन टाइप नहीं दिख रहा है, इसको सॉल्व कर लो, तिर्यक गुणा ऐसा कर लो, तिर्यक गुणा दोनों पे तिर्यक गुणा कर लो, ठीक है। तिर्यक गुणा करने पर ऐसा सॉल्यूशन हो जाएगा। जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो अंत में देखना a की पावर n और b की पावर n आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से आप समझने की बात है, बाकी तो आप बना लेंगे। यहाँ पर आपका आंसर आ गया a की पावर n = b की पावर n। अब कैसे बनाएंगे, इसमें आपको ऑप्शन में आपको दिया रहेगा 0, 1, 2, 3 ऐसा वैल्यू दिया रहेगा। 0 ज़रूर दिया रहेगा, क्यों 0 दिया रहेगा कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, a की पावर n जो है ना वो b की पावर n के बराबर है, ये बोलना चाह रहा है। यहाँ पर यही आया है हमारा, ये देखिए यहाँ पर सॉल्व करने के बाद, तो ये यही बोलना चाह रहा है कि a की पावर n जो है वो b की पावर n के बराबर है। तो कब बराबर होगा, जब दोनों की वैल्यू सेम रहेगी तब तो बराबर होगा। अगर मान लो मैं इसकी वैल्यू 1 रख दूँ और n की वैल्यू 1 रख दूँ, तो भाई a का मान अलग हो सकता है, b का मान अलग हो सकता है, तो वैल्यू तो कभी बराबर नहीं होगी ऐसे में। तो एक ही कंडीशन है, जब n की वैल्यू हम यहाँ 0 रख देंगे दोनों जगह पे, n की वैल्यू 0, तो 0 रखेंगे तो आ जाएगा 0,
तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यही एकमात्र कंडीशन है जिसमें वो 0 होगी, इसीलिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमको पूछा था। ये सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान में रखिए। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिए, जैसे गुणा में अगर कोई दिया है, जैसे a और b की पावर n यहाँ पर आया है एक जगह, ये देखिए यहाँ पर, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, जैसे मान लो a और a की पावर n दिया है, यहाँ पर क्या है, गुणा है, कुछ नहीं है मतलब गुणा है, इनटू है। तो जब गुणा रहती है तो घातें क्या होती है, जुड़ती हैं, तो a की पावर n+1 होगा ये, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखिए और कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देखिए, मैंने जहाँ पर प्रॉब्लम आएगा वो चीज़ आपको बता दी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी सप्ताह सोमवार मंगल बुध का औसत तापमान दिया है, उसी तरीके से मंगल बुध बृहस्पति का औसत तापमान दिया है, ठीक है। उसके बाद बोला है यदि बृहस्पतिवार का तापमान जो है 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो सोमवार का तापमान हमको निकालना है। बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार, ठीक है, याद रखना, थर्सडे। अब देखिए, जो चीज़ हमको बोला है वो चीज़ हमको यहाँ पर लिख लेने का है, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का हमको 40 डिग्री दिया हुआ था औसत, हमने लिख लिया, इसको सॉल्व किया, 120 डिग्री सेंटीग्रेड आया, ठीक है। इसका योग करेंगे तो, ठीक है, पहला इक्वेशन बन गया। उसी तरीके से मंगल बुध और गुरुवार का जो वैल्यू हमको 41 डिग्री दिया था, इसको सॉल्व किए तो हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया, 123 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है योग करने पर इसको, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना, थर्सडे की वैल्यू हमको 35 डिग्री दी हुई है, तो वही कर दो, जो दिया है उसको मान रखना है। तो मान रखना है तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में 1 को घटा देंगे, 2 में 1 को घटाना है, ठीक है। जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, थर्सडे माइनस मंडे इज इक्वल टू 3 डिग्री आएगा। 123 में 120 को घटाएंगे तो 3 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर गुरुवार की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना, 38 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर जब 38 डिग्री रखेंगे और 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मंडे की वैल्यू हो जाएगी 35 डिग्री, सोमवार की वैल्यू 35 डिग्री तापमान रहेगा। यही हमको क्वेश्चन में पूछा था, सोमवार का तापमान, ठीक है। इसको बना करके देखिए। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा औसत का ये टॉपिक। आप घर में इसके और भी क्वेश्चंस बना करके प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपके पास बुक है उस बुक से औसत के क्वेश्चन निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आज का ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमेशा आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।